नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं राजभाषा। तो भाग 17 हम लोग पढ़ेंगे आज। भाग 17। तो हेडिंग डाल लेते हैं भाई। भाग 17 पढ़ेंगे। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 343 से 351 तक। ठीक है। राजभाषा ये अलग से टॉपिक है एक। राजभाषा। राजभाषा राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा से आप क्या समझते हैं? ठीक है। जैसे किसी देश में जो शासन प्रणाली होती है उसके द्वारा जो इस्तेमाल की गई जो भाषा होती है ना, वही होती है राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपने भारत देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर देशों में राष्ट्रभाषा ही होती है। जो राजभाषा होती है वही राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देखिए, जो जिस देश में कम से कम 95% 95 या 90% रख लो, ये कोई मतलब एक मानक नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि अधिकतम जनसंख्या किसी एक भाषा को अगर बोलती है, अधिकतम जनसंख्या किसी एक भाषा को अगर बोलती है तो वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी भाषाएं हैं जो अपने अलग अलग क्षेत्र में बोलते हैं। ठीक है, भाषा बोली नहीं, भाषा है ना। तो 22 भाषाएं हैं अपने भारत देश में जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उसके अंतर्गत राजभाषा किसको लिया गया है? हिंदी को। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते। हाँ, हिंदी को मातृभाषा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन राजभाषा हिंदी नहीं है। सॉरी, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राजभाषा इसलिए क्योंकि जो जितने भी सारे काम होते हैं ना, जो हमारे संसद के अंदर जो भी बोलचाल की भाषा होती है और जो लिखित प्रणाली में होता है वो सब किस में होता है? हिंदी भाषा में होता है। इसलिए हिंदी राजभाषा है। ठीक है। हालांकि लिखित भाषा अभी मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होता है, वो भी अभी आज सब कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा। एक क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। राजभाषा। देखिए, राजभाषा कैसे बनी हिंदी? संविधान की जो नियम समिति थी, ठीक है, उसने स्वीकार किया था कि भैया हिंदी को राजभाषा बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर जब चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे, साउथ इंडियन। अब आपको बुरा लग रहा होगा कि बताओ, नाराज हो गए थे, हिंदी हमारी मातृभाषा। तो भैया उनसे क्या मतलब? हिंदी को लेके उनसे क्या मतलब है भाई? उनको हिंदी आती नहीं थी। उन्होंने कहा कि राजभाषा आप हिंदी बना देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो विवाद हो गया था। तो बहुत सारे लोग पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाएगा। तो इसकी जो मध्यस्थता है, इन्होंने बहुत ही क्या नाम, सामान्य व्यक्ति कह सकते हैं, मुंशी और आयंगर, इन्होंने मुंशी और आयंगर फार्मूले को अपनाया गया। मतलब इन्होंने बताया, कुछ राय दी, तो इनके फार्मूले को अपनाया गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हिंदी जो है राजभाषा के दर्जे में आती है। तो देखो किसके द्वारा अपनाया गया? मुंशी और आयंगर फार्मूले के आधार पर, ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? ये सन आपसे पूछ लेता है तो 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर। ये क्या लिख रहा हूं मैं? सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को है वो राजभाषा में शामिल किया गया। वो हिंदी जो है राजभाषा है हमारी। कब शामिल किया, कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को स्थापना हुई थी। मतलब जो है शामिल किया गया था। समझ गए कि नहीं? तो इसमें लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भाई कुछ शर्तें क्या हैं अभी हम लोग देखेंगे। कुछ शर्तों के साथ तभी ये बात माने थे लोग, जो विपक्षी थे वो माने थे। कहा कि चलो ठीक है भाई। ऐसा था ना कि हिंदी अभी भी मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि यार हर चौथा व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, पांचवा व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, वो अलग एक फैशन के तौर में है। लेकिन मातृभाषा के पहले की बात करते तब भी हिंदी मैक्सिमम लोग बोल रहे थे। इसीलिए राजभाषा का दर्जा दे दिया गया हिंदी को। लेकिन साउथ इंडियंस नाराज थे। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जब ये बात आई तो वो भी राजी हो गए थे। तो
तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, इसको बांटते हैं हम लोग 4 भागों में, 4 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। राजभाषा को हम लोग पढ़ेंगे 4 भागों में। पहला देखो, अभी मैं इसको रब भी कर दूंगा, ठीक है। पहला है संघ की भाषा, संघ की भाषा पढ़ेंगे। फिर दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। और पांचवा देखेंगे विशेष निर्देश, विशेष निर्देश। दिख रहा है ना सही से, ठीक है। देखो इसमें अगर आर्टिकल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 343 से 344। इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल तो पढ़ेंगे 345 से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 347। इसमें पढ़ेंगे 348 से 349। हालांकि 349 को नहीं पढ़ना है क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे 350 से 351। समझ गए कि नहीं? तो ये 4 भागों में बांट के हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर इसको रफ करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे संघ की भाषा, इसको भी रफ करता हूं, वो टॉपिक का नाम है तो उसको लिखा रहे हैं, ठीक है। संघ की भाषा, आर्टिकल 343। देखिए मैं आर्टिकल लिखूं चाहे अनुच्छेद लिखूं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल एक बार लिख दूंगा अनुच्छेद, वरना आप लोग कहेंगे सर आप अनुच्छेद क्यों नहीं लिखते हैं, आप हिंदी में हमेशा लिखा करिए। तो 343 क्या कहता है? 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये सभी को पता है। 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ठीक है। लेकिन जो संख्याएं होंगी ना, संख्याएं वो अंतर्राष्ट्रीय वाली लिखी जाएंगी, इंटरनेशनल जो डिजिट लिखेंगे हम लोग ना, वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल होंगी। देखो यहाँ पर एक चीज समझो, क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है देवनागरी है, ठीक है। एक्चुअली ना 343 में जो है ना वो 4 सब आर्टिकल, मतलब 4 मतलब जो है उपखंड है, ठीक है। क्लॉज बोल सकते हैं, क्लॉज। तो ये पहला क्लॉज है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। और जो संख्याएं हैं, संख्याएं, अरे ये कैसा लिखा संख्या, संख्याएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली अपनी भाषा में अपने आप लिख लेना, ठीक है। मतलब जिससे कि समझो, इसे 1 2 3 ये अंतर्राष्ट्रीय है। हम लोगों में क्या है, 1 कैसे लिखेंगे यार, पता नहीं कैसे भूल गया मैं, तो ऐसे करके लिखते हैं, वो आगे तो मुझे पता भी नहीं है, शायद 6 ऐसे लिखते हैं, पता नहीं ऐसे लिखते हैं। तो ये वाली, अब देखो जो लोग गाड़ियों पे नंबर अपने हिंदी में लिखवाते हैं ना, वो पहली बात मान्य नहीं है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इस पर चालान कर सकता है, ऐसा सुनने में आया था, ठीक है। आप लोग अपनी तरीके से समझ लीजिएगा इसको। तो संघ की राजभाषा हिंदी है, व लिपि है देवनागरी है, ठीक है। और ये जो संख्याएं हैं वो अंग्रेजी वाली मान्य होती हैं, ठीक है, अंग्रेजी वाली। तो अब ये जो शर्तें हैं ना, वो शर्तें कहाँ चली गई भाई, ये शर्तें कहाँ चली गई? तो इसके देखिए दूसरे क्लास में क्या बताया गया है कि दूसरे क्लास में दोस्तों ये बताया गया था कि संविधान जब लागू हुआ था ना 1950 से, तो 15 साल तक जो है वो राजकीय जो कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे, ये बताया गया था। जो राजकीय कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो 15 वर्षों तक राजकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में, ये बताया गया था, ये शर्त रखी गई थी। तीसरा ये है कि संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर भैया उसको जरूरत लगती है तो वह विधि बनाकर 15 साल के आगे भी इस कानून को जारी रख सकती है,
संसद संसद कानून बनाकर 15 वर्ष के बाद भी, जो निरंतर 15 वर्ष चला समय मतलब दिया गया था, उसको बढ़ाकर और भी समय लग सकती है, और भी समय जो है आगे बढ़ा सकती है। तो 15 वर्ष के बाद भी जारी रख सकती है। ठीक है, तो इसके लिए संसद ने देखो ये अधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, तो 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। तो 1963 में जो राजभाषा अधिनियम आया उसमें क्या बताया, देखो 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। ठीक है, इसमें क्या बताया दोस्तों, इसमें देखो क्या बताया गया। देखो जैसे ये जो राजभाषा अधिनियम आया, देखो संसद जो है इस वाली लाइन में इसका संबंध इससे है। जैसे 15 वर्षों तक तो ये बताया गया था कि 15 वर्षों तक जो है राजकीय कार्य अंग्रेजी में रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है फिर संसद अगर चाहती है, उसको लगता है कि नहीं इसका समय आगे बढ़ाना चाहिए, तो संसद जो है विधि बनाकर इसका जो समय है वो आगे बढ़ा सकती है। तो इसका प्रयोग किया 1963 में और राजभाषा अधिनियम पारित किया। इसमें इसके अंतर्गत ये बताया गया, अब देखो मैं बता रहा हूँ, आपको सुनना चाहिए। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन लीजिए। इसमें यह बताया गया कि राजभाषा हिंदी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये कहा गया कि जो अंग्रेजी है वो सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। संसद ने मतलब ये बताया, 1963 का जो अधिनियम आया था राजभाषा अधिनियम, इसमें यह बताया कि हिंदी तो रहेगी राजभाषा के तौर पर, लेकिन अन्य राजकीय कार्य जो होंगे वो भी अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, मतलब किए जाएंगे या किए जा सकते हैं। तो सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और ये इसमें संशोधन हुआ 1967 में राजभाषा, ये जो अधिनियम आया ना राजभाषा अधिनियम, संशोधन आया, इसमें संशोधन हुआ। अब देखो संशोधन ये गलत लिख दिया मुझे पता है, ठीक है, लेकिन लिखा रहने दो। राजकीय कार्यों में अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं तो ऐसे राज्य विधानमंडल जिन्होंने हिंदी को अभी तक स्वीकारा नहीं है, लेकिन वो ऐसा संकल्प पारित करें कि वो अंग्रेजी को समाप्त करना चाहते हैं, तो भैया अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 ये चौथा वाला क्लॉज ये है। ठीक है, संशोधन हुआ था, तो आगे चलते हैं ना। ठीक है, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 क्या कहता है, ये कहता है कि राजभाषा आयोग या संसद या संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है, ये बताता है। इसके अंतर्गत भी 4 क्लॉज हमें पढ़ने हैं। तो अनुच्छेद 344, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया क्या 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 मैंने बताया आपको, हाँ, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग व संयुक्त संसदीय समिति। इसमें क्या देखो इसमें क्या कहा गया, देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, फिर उसके बाद 10 साल, हर 10 साल पे एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। देखो मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 1955 संविधान लागू कब हुआ, 50 में, 1950 में लागू हुआ ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो 1950 बताया गया संविधान लागू होने के 5 साल बाद एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद प्रत्येक 10 सालों में राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, तो राष्ट्रपति लिख लो यहाँ पर पहले, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन। ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, ये पूरी लाइन नहीं लिखी है। देखो मतलब क्या है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 5 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक 10 साल में आयोग का गठन किया जाएगा। तो पहला जो प्रथम राजभाषा आयोग था वो था बाल गंगाधर, कौन, तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। ठीक है,
की अध्यक्षता में पहला प्रथम जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अब 1955 हुआ, उसके बाद अब 1965, ठीक है, 1975, ऐसे तो पहले 5 साल बाद, फिर उसके बाद प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है या किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो इसी बेस पे क्या होगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रथम राजभाषा, ये आपसे क्वेश्चन बनता है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। ठीक है, कौन? बीजी खैर, इनको बोलते हैं बीजी खैर के नाम से आप जानते होंगे, जिन लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो जानते होंगे बीजी खैर। तो मतलब बाल गंगाधर खैर, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट अपनी दी थी 1956 में। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रपति जी ने इनका आयोग का गठन किया था। अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खेर ने, और अपनी रिपोर्ट दी 1956 में। ठीक है ना, 1956 में। तो ये प्रथम क्लास हो गया, ये पहला क्लास हो गया। प्रथम क्लास देखो, एक हिंदी एक अंग्रेजी, तो ये पहला क्लास हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, ये कार्य की बात करता है। कार्य में आपको ऐसे बता दूं, जैसे देखिए, संघ की जो राजकीय भाषा है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करवाना, हिंदी का प्रयोग करने का सुझाव देना, या राजकीय भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग कम करने का सुझाव देना, ये कार्य होता है राजभाषा आयोग का। और जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा होती, उनके विषय में सुझाव देना। संघ और राज्य के बीच जब कभी बातचीत होती है, या एक राज्य दूसरे राज्य से बातचीत करता है, उसकी जो बातचीत करने की जो भाषा होती है, उस पर सुझाव देना, ये राजभाषा आयोग का काम होता है। ठीक है, ये कार्य मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है? ये दूसरा क्लास है, 344 फर्स्ट, 344 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्लास है। और देखो, राजभाषा आयोग अन्य विषयों पर भी कार्य करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं, तीसरा क्लास देखो क्या कहता है, इसको ऊपर रख के, एक मिनट देखो, यहां पर मैंने अध्यक्ष नहीं लिखा है, तो यहां पर देखो, एक अध्यक्ष होता है, सदस्य की संख्या होती है 22। सदस्य कितने होते हैं? 22। सदस्य कितने होते हैं? 22, और प्लस एक कौन होता है? वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो 22 सदस्य वो होते हैं जो 22 भाषाएं हैं, सबके एक एक सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, याद आ गया। यहाँ पर कार्य हो गया था। तीसरा क्लास जो कहता है वो कहता है कि ये जो राजभाषा आयोग जो है, अपनी जो रिपोर्ट है, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अपनी रिपोर्ट तो तैयार करेंगे ही, रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। ठीक है, अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चौथा क्लास ये कहता है, अब देखिए, अपनी रिपोर्ट किसको? राष्ट्रपति जी को सौंपी। इन्होंने राजभाषा आयोग का गठन किया था, ये सब कुछ तैयार करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब जो बनेगी, अब राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट दी गई, राष्ट्रपति जो है वो संसद में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो संयुक्त संसदीय समिति, इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो रिपोर्ट होती है ना, इसी रिपोर्ट की अनुशंसा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, का गठन होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें इसकी, अगर देखो यहाँ पर संयुक्त लिखा है, यानी मतलब 2 लोग हैं इसमें। तो क्या है, देखो, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 30, तो 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, अब ये जांच करेगी। ठीक है, जांच करने के बाद फिर क्या होगा, ये रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को दे देंगे। अब संसद फिर से रिपोर्ट जो है, ये कमेटी जो है, अभी रिपोर्ट जो है वो देगी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अब वो संसद के जो पटल होता है वहां पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई, राष्ट्रपति ने रिपोर्ट देखी, और राष्ट्रपति ने मतलब इसी की जो रिपोर्ट है, इसकी अनुशंसा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। इन्होंने रिपोर्ट बनाई। ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति को सौंपा, और राष्ट्रपति जो है संसद के पटल पर लेके आते हैं उसको। ठीक है, देखो, अब प्रथम
राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अरे ये सन याद रखो पहले, 1957। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, तो पंत जी लिख लो। पंत जी ने अध्यक्षता की थी, जिन्होंने 1959 में रिपोर्ट दी। देखो, तो प्रथम राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी, अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1959 में इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो 1 2 3 4 पूरे हो गए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रादेशिक। अब हम लोग देखेंगे प्रादेशिक भाषा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रादेशिक भाषा देखेंगे हम लोग। अब राज्य विधानमंडल को भी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो राजकीय भाषा है वो ले सकता है, लेकिन इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। क्या? इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। देखो, अनुच्छेद 345, इसमें देखो ये बताया गया है कि विधानमंडल को अधिकार है कि वह राज्य की भाषा का अच्छा भाषा को अपनाए। ठीक है, समझो इसको मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया कि वो ऐसा है ना कि कोई राज्य है कि वहाँ पर कई सारी भाषाएं बोली जा रही, तो किसी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में ले सकता है। ठीक है, या फिर हिंदी को ले सकता है अगर हिंदी बोली जा रही है तो। लेकिन मान लीजिए कोई भाषा को नहीं लिया है, किसी भाषा को नहीं अपनाया है, तो भैया उस राज्य की भाषा अंग्रेजी होगी। अगर किसी भाषा को नहीं अपनाया तो उस राज्य की राजकीय भाषा क्या होगी? राजभाषा क्या होगी उस राज्य की? वो होगी अंग्रेजी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर कई सारी भाषाएं होती हैं, तो वो किसी भी एक भाषा को ले सकता है। ठीक है, किसी भी एक भाषा को अपना सकता है, या हिंदी को ही अपना ले, क्योंकि हिंदी तो राजभाषा है, संघ की भाषा है, या तो हिंदी को अपना ले। तो अगर हिंदी को नहीं अपनाता है, कोई भी नहीं है, तो अपने आप और अंग्रेजी भाषा ही रहेगी। तो भैया अंग्रेजी भाषा रहेगी, तो अंग्रेजी भाषा रहेगी। अगर नहीं अपनाता है, अगर कोई भाषा नहीं अपनाते हैं तो अंग्रेजी भाषा रहेगी, तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। अब देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, क्या? तो अभी तक 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को अपना लिया है। ठीक है, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य जिन्होंने हिंदी को अपनाया है। ये आर्टिकल जो 345 है, इससे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत बनते हैं। देखो 9 राज्य हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया है। कौन कौन से? एक तो अपना यूपी, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं भाई, आप लिख दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और क्या हो जाएगा भाई? हरियाणा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए यार। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो ये 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब देखो ये 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ जहाँ पर क्या है कि हिंदी को अपना लिया है, और भी राज्य हैं, ठीक है, जिन्होंने, अभी देखो यहाँ पर देखो 5 राज्य ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, अंडमान निकोबार। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है हिंदी को द्वितीय भाषा माना है। वहाँ पर यहाँ ये हिंदी जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज को दर्जा दिया है, ठीक है। और देखो जहाँ पर अंग्रेजी राजभाषा है वो कौन कौन से हैं, जहाँ पर अंग्रेजी राजभाषा है ये भी ध्यान रखो। देखो एक तो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। कौन कौन से हो गए भाई, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, कौन सा बच रहा है यार, 4 ही हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा को रखा है, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, अंग्रेजी भाषा रखा है। और ये 9 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश वगैरह, इसमें हिंदी आती है। इसमें क्या आती है भाई, हिंदी। तो मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर राज्य की भाषा क्या है, वहाँ की राज्य भाषा क्या है, वो है अंग्रेजी। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब क्या बताया था मैंने, 345 से 347 तक है ना प्रादेशिक। देखो भाई ये राज्य आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आ जाएगा, पूछेगा निम्न में से किस राज्य की भाषा जो है अंग्रेजी नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपको दिख जाए क्या त्रिपुरा वगैरह, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा दिख जाए, या आपको क्या बताया मैंने, मेघालय, असम दिख जाए, उड़ीसा दिख जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी अलग अलग है, अंग्रेजी वहाँ की भाषा नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। 346 का कहता है। देखो इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य है ना, राज्य और संघ के बीच जो बात होगी ना, बीच संवाद की जो भाषा होगी, वह, ठीक है, वह क्या होगी, हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। देखो संघ और राज्य के बीच जो, अगर संघ मतलब केंद्र, संघ और राज्य के बीच जब कभी संवाद की जब कोई बात होगी ना, ठीक है, तो वहां पर संघ की ही भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन तो साउथ बोलने लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उड़िया है तो उड़िया बोलने लगेगा, ऐसा नहीं, तेलुगु वगैरह। तो वहां पर क्या है कि 2 ही भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अनुवाद करने वाले बैठे होंगे आसपास, वो अलग बात है, लेकिन क्या होगा कि अंग्रेजी में या हिंदी में बात होगी, हिंदी में संवाद होंगे। और दूसरी बात ये कहता है, ये हालांकि पॉइंट है, ये क्लॉज नहीं है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर एक राज्य दूसरे राज्य से, एक राज्य दूसरे राज्य से, या एक से अधिक राज्य अगर संवाद आपस में करते हैं, अधिक राज्य, ठीक है, संवाद करते हैं, तो भाषा जो है वहां पर भी संघ की इस्तेमाल की जाएगी, अंग्रेजी या हिंदी की इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन ये लोग चाहें तो आपस में बातचीत करके या प्रस्ताव पारित करके अपनी घरेलू भाषा में बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सब एक फॉर्मेलिटीज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मतलब एक नियम है, ये नियम है, समझ गए कि नहीं, ये नियम है। चलो अगला आर्टिकल देखो, 347। ये आर्टिकल 347 बहुत ही विवादित रहता है। क्यों? देखो इसमें एक बताया गया है कि कोई भी अगर राज्य है ना, कोई भी राज्य है, उसकी जनसंख्या है और जनसंख्या का अधिकतम भाग मतलब हाँ, कोई भी जनसंख्या हो, जनसंख्या का एक भाग, बहुत बड़ा भाग कोई भाषा बोलता हो, और वो अगर चाहे तो अपनी भाषा को जो है मान्यता जो है वो प्रदान करवा सकता है। मतलब मान्यता जो है
दिला सकता है, मान्यता दिला सकता है। जैसे कोई राज्य है, यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए कोई राज्य हो, ये कोई राज्य है, ठीक है, यहाँ पर अधिकतम संख्या इतने लोग जो हैं, या इतने ही लोग कोई भाषा बोलते हैं, एक ही भाषा, तो ये लोग चाहे तो राष्ट्रपति से अनुरोध करके कह सकते हैं कि हमारी भाषा को मान्यता दो, तो राष्ट्रपति मान्यता दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति किसी भाषा को मान्यता देने का प्रावधान नहीं, निर्देश दे सकते हैं। मतलब समझे कि जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी को लेके आए दिन विवाद होता है, ठीक है, बहुत दिन से मांग चल रही है, मनोज तिवारी वगैरह काफ़ी दिन से बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन भोजपुरी को जो है मान्यता नहीं मिल पा रही है। 22 मतलब जो 8वीं अनुसूची है उसमें जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ये इसकी वजह ये बताते हैं लोग कि ये भोजपुरी जो है ना वो हिंदी का ही एक अंग है, हिंदी का ही एक अंग है, ठीक है। जैसे क्या होगा, अगर भोजपुरी को अगर अलग से दर्जा दे दिया जाएगा तो उसमें कुछ करोड़ लोग उसमें चले जाएंगे, तो हिंदी को बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी का दर्जा कम ना हो, हिंदी भाषा का दर्जा ना कम हो, इसीलिए भोजपुरी को मतलब ये कि मेन रीजन बताया जाता है, ये मेन रीजन बताया जाता है कि भोजपुरी जो है वो 22 भाषाओं में शामिल इसलिए नहीं की जाती है, मतलब 8वीं अनुसूची में इसलिए शामिल नहीं की जाती है क्योंकि हिंदी के ही मतलब हिंदी का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर इसको अलग कर देंगे तो हिंदी जो है बोलने वाली जो संख्या है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि कम से कम कई करोड़ जो है उसमें चले जाएंगे भोजपुरी वाले में, इसीलिए नहीं देते हैं। और कुछ और भी छोटे छोटे रीजन है कि नोट पर जो है उसमें नोट पर सभी भाषाएं लिखी होती हैं तो उसको भी लिखना पड़ेगा, ये सब बातें ठीक है। तो हिंदी का मतलब रीजन यही है, इसलिए भोजपुरी जो हिंदी का ही रूप माना जाता है, इसीलिए भोजपुरी को जो है शामिल नहीं किया जा रहा है। और इस पर काफ़ी बार मतलब जो है आंदोलन हो चुके हैं, ठीक है, लोग प्रयास करते हैं, बड़े बड़े जो लोग इसमें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की जाती है क्योंकि भोजपुरी हिंदी को ही भोजपुरी मतलब हिंदी का ही रूप है भोजपुरी एक निकला हुआ, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर अब इसे भोजपुरी बहुत लोग बोलते हैं, भाई भोजपुरी तो बहुत लोग बोलते हैं ना, तो अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति से अनुरोध करके राष्ट्रपति जो है वो निर्देश दे सकते कि भैया इसको भी शामिल करो, शामिल कर लेते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, शामिल नहीं होती है शामिल, ठीक है। 347 के तहत इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब है कौन सा, हाई कोर्ट वाला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, ठीक है। आर्टिकल 348, आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है ना वो अंग्रेजी होगी, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, सारी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाइयाँ जो होती है वो अंग्रेजी में होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। लेकिन संसद को अधिकार दिया गया है कि वो इस पर विधि बनाकर, ठीक है, कुछ बदलाव कर सकती है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि इसमें विधि बनाकर कुछ बदलाव कर सकती है, और संसद ने बदलाव किया भी थोड़ा बहुत। जब 1963 का जब अधिनियम आया था, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है भैया, अंग्रेजी है, ठीक है। देखो संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है बदलाव करने का। तो जो मैंने आपको बताया था राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, कुछ नियम बनाया ही नहीं उसमें, मतलब सुप्रीम कोर्ट की भाषा को वैसे रखा, उसमें हिंदी वगैरह को शामिल नहीं करने की बात की थी। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में एक बात कही गई कि हाई कोर्ट में अगर चाहता है कोई, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, देखो सुन लीजिए, ठीक है, हर बात यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती है, सुन लो। मतलब ये कि संसद ने अधिकार का प्रयोग किया था कब? 1963 में, जब राजभाषा अधिनियम आया था, उसके बाद संशोधन हुआ था 1967 में, बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है इसके बारे में तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी ही है। लेकिन हाई कोर्ट ने बदलाव कर सकते हैं, हाई कोर्ट में राज्य का राज्यपाल चाहता है तो बदलाव हो सकता है, बस राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन जो मतलब कार्यवाही वगैरह तो हो सकती है अंग्रेजी उसमें हिंदी में, लेकिन जो निर्देश और जो आदेश हैं वो भैया अंग्रेजी में ही होंगे। मतलब कार्यवाही जो भी हो रही है वो अंग्रेजी में नहीं होगी, हिंदी में हो जाएगी, लेकिन जो निर्देश और आदेश आते हैं वो अंग्रेजी में ही आएंगे। जैसे कहीं आर्डर आ रहा है
तो ऑर्डर अंग्रेजी में ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो संसद को अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा मतलब इसमें क्या है, संसद को अधिकार दिए। और संसद में कौन, राज्यसभा भी शामिल होती है। तो राज्यसभा का रोल होता बहुत है, खुरपेच करने वाली, जैसे नहीं ये छोटे से लोग होते वो ज़्यादा खुरपेच करते हैं। तो हालांकि पावर तो लोकसभा के पास बहुत होती है, लेकिन राज्यसभा भी इसमें काफ़ी रोल निभाती है। तो हर चीज़ में मनमानी नहीं हो सकती है ना। कि कोई भी संसद का मतलब आप लोकसभा को ही समझ लो, लोकसभा नहीं होती है, ठीक है, राज्यसभा भी होती है और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 349 तो मैंने बताया कि वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो 1965 से पहले का था, अब उसका कोई काम नहीं है, उसका अब कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं विशेष निर्देश, इसको रफ करते हैं पहले। विशेष निर्देश, इसको रफ करते हैं विशेष। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा कौन है भैया, अंग्रेजी है, इसको भी रख दिया जाएगा। आर्टिकल 300 कितना हो गया भाई, 349 क्या हुआ देखो। प्रत्येक नागरिक जो है ना, प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन कर सकता है। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कोई कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, सरकार चाहे वो राज्य का चाहे केंद्र का, किसी को भी अगर समस्या होती तो अपनी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। अब अपनी भाषा का मतलब ये नहीं कि उसमें गाली गलौज लिख दो, ठीक है। अपनी भाषा का मतलब ये भी नहीं कि आप चाइनीज सीख के चले जाओ, आप चाइनीज लिख दो उसमें। अपनी भाषा मतलब क्या हुआ कि जो संघ की भाषा है ना, हिंदी अंग्रेजी, ये जरूरी होना चाहिए। बाकी मतलब हाँ, हिंदी अंग्रेजी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, वो अनुवाद करा लेंगे। अगर आप किसी भाषा, किसी और राज्य में रहते जहाँ पे हिंदी आपको नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो अपनी भाषा में भैया करा सकते हैं आवेदन, अपनी भाषा में कर सकते हैं। ये आर्टिकल 349 में बताया गया है, ये आर्टिकल 349 में कहा गया है कि आप अपनी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। चाहे उस अधिकारी को आपकी भाषा आए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, वो अनुवाद कराएगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मुझे जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, तेलुगु आती है, हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है, और कोई ऐसा अधिकारी वहाँ पहुँच गया जिसको तेलुगु नहीं आती, तब भैया वो तेलुगु में लिखेगा अपनी एप्लीकेशन, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन वो भले अनुवाद कराए, उससे ये नहीं कह सकता कोई कि भैया ये क्या लिख के लाए हो, ठीक है। ये आर्टिकल 349 में। अब देखो इसमें 2 क्लास जोड़े गए थे, ए जोड़ा गया था, ठीक है। 7वां संशोधन हुआ था भैया, कब हुआ था, 1900, यार इंक जल्दी खत्म हो रही है यार, 1956 में। इसमें यह बताया गया जो भाषीय अल्पसंख्यक, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो होते हैं, उनको अपनी मातृभाषा सीखने के लिए, ठीक है, सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का प्रावधान है। जो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनको उनकी मातृभाषा सीखने के लिए क्या करते हैं कि प्राथमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज क्लास लंबी हो गई, मुझे लगा तभी ऐसा हो रहा है ना। देखो भाषाई अल्पसंख्यक के मातृभाषा सीखने के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। अब देखिए 349 ए जोड़ा गया, 349 बी, ठीक है यार। 349 तो हो गया। देखो 349 तो पढ़ने, 348 पढ़ा हम लोगों ने, ये 350 है दोस्तों, 350 है यार ये। अब देखो लाइव क्लास चल रही होती तो आप लोग तुरंत कमेंट कर देते। 300, इसके चक्कर में पूरी क्लास मुझे डिलीट करनी पड़ती। 350 और 350 ए, 350 बी, ये भी जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ये भी जोड़ा गया था। इसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति जो हैं वो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी देखरेख के लिए एक आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं। अल्पसंख्यक जो हैं वो आयुक्त को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिखो, आयुक्त
की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। देखो क्या कह रहा है ये, देखो आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। 350 बी मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनकी देखरेख के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है एक आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आयुक्त है ना, ये अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके अंतर्गत ये आयुक्त आएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आयुक्त आएगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगा। अच्छा यहीं पर देख लो 351 देखो क्या कहता है, देखो 351 ये कहता है कि संघ जो है, संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का खूब प्रचार प्रसार करे। ये संघ का कर्तव्य है ना। ये 351 बताया गया है कि जो संघ है ना, इसका कर्तव्य है कि वो हिंदी का खूब प्रचार प्रसार करे। तो ये आपका पूरा होता है आर्टिकल वाइज। अभी कुछ चीज़ें और हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। रफ करूँ मैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मैं जब हटता हूँ तो ये डार्क हो जाता है ना, ये तो अच्छी बात है। देखो कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान था हमारा, 8वीं अनुसूची में तब 22 भाषाएं नहीं थी, तब 14 भाषाएं थी। ये जब मैंने आपको 8वीं अनुसूची पढ़ाया था वहाँ पर भी पढ़ाया था, आज मैं फिर वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो 8वीं अनुसूची में पहले क्या था, पहले 8वीं अनुसूची में जो थे, अनुसूची में पहले 14 भाषाएं, अब कितनी हैं, अब 22 भाषाएं हैं। तो भाई जब 14 से 22 हुई हैं तो इसका मतलब ये जोड़ी गई हैं कहीं ना कहीं। तो जोड़ी कब गई हैं, सुन लो। देखो पहला संविधान संशोधन भाषा के आधार पर जो हुआ था, भाषा को जोड़ने के लिए, वो कब हुआ था, 21वां संशोधन कब हुआ था, 1967 में। ये पहली भाषा जोड़ी गई थी जो ना। इसमें इंक क्यों खत्म हो रही है बार बार, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये इतनी भर रहा हूँ मैं, बार बार सूख रही, पता नहीं क्यों यार। देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसमें जो है उसके अंतर्गत ये जो है सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71वां, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992। इसमें क्या हो रहा था, सिंधी। यार अभी इंक नहीं ले रहा यार, ये क्या हो गया यार, ये इसमें क्या जोड़ा गया था, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी बोल दिया मैंने, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 2003 में, ठीक है। इसमें कौन जोड़ी गई थी, इसमें देखो 1 2 3 4, टोटल कितनी होनी चाहिए, 14 8 22, हाँ ठीक है। तो मैथिली, बोडो, संथाली और कौन सी थी, डोंगरी, ठीक है। तो मैथिली जोड़ी गई थी भाई, मैथिली हल्की सी भोजपुरी टाइप से लगती है, ठीक है। मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई यार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, किसको मैंने यार एक्स्ट्रा गिन लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 8 22 एक्स्ट्रा गिन लिया था। तो मैथिली, बोडो। अब देखो आपसे क्वेश्चन जब गहराई वाला पूछता तो आपसे ये पूछता है कि मैथिली, बोडो, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो मैथिली, बोडो, संथाली हो सकती है, इसमें सटा के कोई दे दिया जाएगा तो आपको वही टिक करना है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी जोड़ी गई थी, 71वां हुआ था उसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई थी, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी, ठीक है।
ये जोड़ी गई थी। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, जो हमारा मूल संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, हमारा जो मूल संविधान था, मूल जो संविधान था हमारा, वो अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। फिर क्या हुआ कि इसके लिए एक संशोधन हुआ था, 58वां संविधान संशोधन, 58वां संशोधन हुआ था भाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हिंदी अनुवाद हुआ था, इसमें हिंदी अनुवाद, इसमें हिंदी अनुवाद किया गया था। ठीक है, हिंदी अनुवाद किया गया था। 1987 में संविधान संशोधन हुआ था और 394 ए जोड़ा गया था। तो 1987 में, और आर्टिकल की बात करते हैं तो ये हालांकि पढ़ाना है, ये जोड़ा गया था। ये इंक क्यों नहीं ले रहा यार, ये समझ में नहीं आ रहा है बात मेरी। तो 1987 में, तो ये आपका पूरा होता है राजभाषा का चैप्टर। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया मुझे लग रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस ख़त्म होने के कगार पे है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है यूट्यूब पर। वैसे मेरा कोई विचार नहीं है आपको रेगुलर वीडियो, रेगुलरिटी तो बनानी नहीं है, कोई सब्जेक्ट तो उठाना नहीं है। वो अलग बात है कि मैं किसी सब्जेक्ट पर मतलब कभी कभी किसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँ, अलग से बात है। लेकिन अब कोई टारगेट नहीं फिक्स करना है यार, वो टारगेट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मन नहीं होता बनाने का वीडियो, और टारगेट है तो बनाना भी पड़ता है। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।